हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुख्य परीक्षा की अभ्यास श्रृंखला चल रही थी। उम्मीद रखते हैं कि आप जो वीडियोस दे रहे हैं आप लोग उसके सारे प्रश्नों को अच्छे से देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे और लिख भी रहे होंगे। लेकिन फिर भी अभी भी यही रहा है कि कुछ ही बच्चे हमारे पास अपना आंसर लिख के भेजते हैं। बाकी सब तो भेज नहीं पा रहे हैं और सबको भेजना चाहिए। आप लोग आंसर लिख के भेजेंगे तो हम चेक करेंगे और ग्रुप में भेजिए, हमारे पास मत भेजिए आप लोग, ये उम्मीद रखते हैं। साथ में जो प्रश्नों का फॉर्मेट है उनको ध्यान में रख के अपना उत्तर लिखने की कोशिश करिए और साथ में हम उसकी व्याख्या भी देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो आप अच्छा खासा अपना उत्तर लिख सकते हैं, अपनी शब्द सीमा में रहकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आज का पहला प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो का पहला प्रश्न हम देखेंगे जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। विश्व का इतिहास है ना। तो पहला प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो ऐसी क्या परिस्थितियां रही हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो था वो उसकी कैसी भूमिका रही है। ठीक है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो था वो अपने वैश्विक शासन समाप्त होने के साथ ही विश्व में एक लिखित संविधान के साथ पहली लोकतांत्रिक सरकार की नींव रखी। किसने? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने। इसने यूएसए में नई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना का भी सृजन किया था। और याद रखिएगा, ये जो संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम था, यह औपनिवेशिक वर्चस्व के साथ साथ अभिजात वर्ग और प्रतिक्रियावादी तत्वों के विरुद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अब इसमें आप 2-4 पॉइंट अपना जोड़ सकते हैं। अगर हम इसकी उत्तरदायी परिस्थितियों की बात करते हैं तो उत्तरदायी परिस्थिति में सबसे पहले नाम आएगा भाई, पॉइंट पॉइंट हम आपको बताएंगे, उनकी थोड़ी बहुत व्याख्या भी कर देंगे करेंगे। तो पहला जो पॉइंट बनेगा भाई, सप्तवर्षीय युद्ध, जो कि 1756 से 1763 के बीच में लड़ा गया था। वर्साई की संधि हुई थी इसी में। ठीक है, आप लोग पढ़े हुए। तो इस सप्तवर्षीय युद्ध में क्या हुआ, फ्रांस से इंग्लैंड को कनाडा का स्थानांतरण हुआ। ठीक है, अमेरिकियों के दिमाग से फ्रांसीसी हमले का डर भी दूर हो गया। क्यों? क्योंकि अब फ्रांस भी स्थिर हो गया था। मतलब ये था कि ब्रिटिश प्रतिकूलताओं का मुकाबला करने पर अब ये लोग केंद्रित हो गए कि फ्रांस तो है नहीं, तो हमें ब्रिटेन पर भी उनको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है भाई, ग्रेनविले उपाय रहा है कुछ। ग्रेनविले कौन है भाई? ये हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय के। इनके द्वारा एक अधिनियम लाया गया था। एक अधिनियम क्या, कई सारे अधिनियमों की एक श्रृंखला, अधिनियमों की एक बाढ़ सी लाई गई थी इन्हीं ग्रेनविले के द्वारा, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। 1764-65 में लगातार ऐसे कई श्रृंखलाएं आई। तो उसमें जैसे 1764 का चीनी अधिनियम रहा है, 1765 का स्टाम्प अधिनियम रहा है, द क्वार्टरिंग एक्ट रहा है। इन्हीं अधिनियमों की श्रृंखला के द्वारा ही अमेरिकी उपनिवेशों के हित प्रभावित हुए थे। मतलब क्या हुआ कि भैया परिणाम ये होता है कि इन सभी अधिनियमों का विरोध किया गया। विरोध कैसे हुआ कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसी शब्द के साथ इनका जो नारा था वो बुलंद हुआ और ब्रिटिश संसद में भी अमेरिकी प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट बनता है टाउनशेंड अधिनियम, जो कि 1767 में ब्रिटिश मंत्री एक है, टाउनशेंड नाम है उसका। उसने कांच, कागज, चाय, पेंट आदि पर नए कर आरोपित करता है वो।
परिणाम स्वरूप इसका विरोध हुआ, और विरोध ही नहीं हुआ, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार भी किया गया है। अंत में 5 अमेरिकियों की हत्या हुई बोस्टन नरसंहार जिसको बोलते हैं, ये बोस्टन नामक बंदरगाह पर हुआ था, बोस्टन नामक जगह पर हुआ था। 5 अमेरिकियों की हत्या, और इसे बोस्टन नरसंहार कहा गया। तो टाउनसेंड अधिनियम का ही परिणाम था जो बोस्टन नरसंहार हुआ था। इससे भाई हत्या हुई है तो अमेरिकी ऐसे तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनका गुस्सा और भड़केगा, है ना। उसके अलावा पॉइंट एक है, बोस्टन टी पार्टी आप लोग बहुत सुने होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है तो। 1773 में चाय पर एक नया कर लाया गया, जिसका विरोध करने के लिए अमेरिकी लोग जो थे उन्होंने आदिवासियों के रूप में कपड़े पहने, और जो नाव थी चाय से लदी, जो जहाज थी ना, उस पर वो लोग क्या किए, चढ़ गए। उस समूह ने क्या किया, वो जब जहाज पे चढ़े तो उन्होंने वो चढ़ के ये नहीं किए थे कि चाय को उतारना पड़ा। उन्होंने क्या किया कि चाय को क्या किए वो लोग कि चाय के गट्ठों को बोस्टन नामक बंदरगाह पर फेंक दिया। झड़प हुई होगी, है ना। तो झड़प हुई होगी तो एक दूसरे में विरोध भी हुआ होगा, एक दूसरे की प्रतिक्रिया हुई होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो बोस्टन बंदरगाह पर कुछ ऐसा हुआ था, इसी को हम बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। एक और इसमें परिस्थिति रही है, क्या परिस्थिति भाई, फिलाडेल्फिया कांग्रेस। हुआ क्या था कि जो ब्रिटिश राज के विरोधी अमेरिकी लोग थे वो फिलाडेल्फिया में 3 बार अपना सम्मेलन बुलाए, अपनी संगोष्ठी बुलाए, वहाँ पर बैठक किए, वहाँ पर बातें हुई। इस 1774-75 में की बात है कि अमेरिकी उपनिवेशों ने फिलाडेल्फिया में ब्रिटिश राज से उद्योगों और व्यापार पर प्रतिबंध हटाने और उनकी सहमति के बिना कोई कर लागू न करने के उद्देश्य से 3 बार मुलाकात की थी, लेकिन मुलाकात का कोई असर नहीं हुआ। अब ब्रिटिश राज ने इसको इस उद्देश्य को, इस मांग को अस्वीकार कर दिया। और बाद में क्या होता है कि भाई जो ब्रिटिश सम्राट हैं जॉर्ज थर्ड, उनको भी एक ऑलिव ब्रांच के नाम से याचिका भेजी गई, और जॉर्ज थर्ड जो थे उन्होंने भी इस याचिका को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। इससे भी अब क्या होगा, गुस्सा भड़केगा, और जब सारा का सारा गुस्सा भड़क ही गया है तो भाई स्वतंत्रता की घोषणा तो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब उनका जो हित है वो टकरा रहा है एक दूसरे से, तो स्वतंत्रता की घोषणा हो जाती है। ये क्या है कि वंशानुगत राजशाही पर हमला करने वाला कॉमन सेंस पंपलेट, कॉमन सेंस पंपलेट नाम याद रखना, इसकी भी बड़ी भूमिका रही भाई। ये प्रकार प्रसारित किया जाने लगा जो लोकतांत्रिक सरकार की वकालत करता था। इसने अमेरिकियों के बीच युद्ध की भावना में वृद्धि कर दिया, और अंत में 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई। किसके द्वारा की गई? ये की गई भाई महाद्वीपीय कांग्रेस के द्वारा की गई। इस पत्र में क्या था? इस पत्र में था कि मानवीय स्वतंत्रता के आदर्शों को शामिल किया जाए। इन्हीं मानवीय स्वतंत्रता के आदर्शों को इसमें शामिल किया गया था, और साथ ही व्यक्तियों के अपरिहार्य जो अधिकार रहे, जीवन रहे, और स्वतंत्रता तथा सुख की तलाश रही है, उन सब बातों पर विशेष करके जोर दिया गया था। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स आप नोट करेंगे, इनका थोड़ा सा विवरण भी दे देंगे जैसा कि हम बता चुके हैं व्याख्या के रूप में। अंत में जो निष्कर्ष आएगा, 1775 में शुरू हुआ युद्ध जो कि स्वतंत्रता आंदोलन था, अंत में जाके भाई 1781 में समाप्त हुआ। और जहाँ कार्नवालिस था ना, उस समय के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने क्या किया, यार्क टाउन में कमांडर इन चीफ को जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। और 1783 में पेरिस की संधि होती है 1783 में, और इसी संधि के द्वारा अंत में युद्ध को समाप्त किया जाता है और स्वतंत्रता की घोषणा हो जाती है। ठीक है, ये आपका प्रश्न रहा और ये आपका उत्तर रहा।
फॉर्मेट के साथ है, उसकी व्याख्या भी हो गई। तो भैया लिखने में आप सक्षम हैं, समझदार हैं, तो आप लिखिए और उसको भेजिए। ठीक है, बाकी जो दिक्कत है वो बाद की बात है, लेकिन आप जब तक भेजेंगे नहीं तब तक हम उसमें कुछ सुधार नहीं कर सकते और ना हम बता सकते, क्योंकि हम अंतर्यामी नहीं हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ब्लू इकोनॉमी से संबंधित है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है भाई। तो अगला प्रश्न है, ब्लू इकोनॉमी के तत्वों का वर्णन कीजिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में इस नीति की आवश्यकता की विवेचना कीजिए, साथ में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य पहलों जो ब्लू इकोनॉमी से संबंधित हैं उन पर भी चर्चा करनी है या उनका भी वर्णन करना हमें। तो ब्लू इकोनॉमी है क्या, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। तो अगर ब्लू इकोनॉमी नीली अर्थव्यवस्था, सिंपल सा है भाई, ये है क्या। तो इसकी अवधारणा की शुरुआत 2010 में द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर्स 100 इनोवेशन व 100 मिलियन जॉब्स पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? गुंटर पॉली हैं, ये बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा दी गई थी। इसमें आर्थिक विकास है, बेहतर आजीविका, नौकरियों का सृजन, महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महासागर संसाधनों का सतत उपयोग संदर्भित करता है। ठीक है, इसमें कुछ शामिल तत्व रहे हैं। वो शामिल तत्व कौन कौन से भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमने ब्लू इकोनॉमी बता दी, ठीक है, इसकी अवधारणा को ही हमने इसका परिचय बना दिया। तो हमें इसके तत्वों की बात करनी है। तो इसके तत्व कौन कौन से भाई? इसके तत्व हैं अक्षय ऊर्जा, सामाजिक आर्थिक विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मत्स्य पालन है जो कि अधिक राजस्व अर्जित करने, मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए और साथ ही मछली भंडारण बढ़ाने में सहायक होंगे। फिर समुद्री परिवहन, इसमें 80% से अधिक व्यापार समुद्री क्षेत्र से होता है। पर्यटन की बात करें, पर्यटन रोजगार में बढ़ोतरी के लिए बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन है, महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है महासागर, ये भी आपको पता होना चाहिए। अपशिष्ट प्रबंधन है, कैसे पारिस्थितिक तंत्र में सुधार होता है। ठीक, ब्लू इकोनॉमी क्या है कि महासागरीय अर्थव्यवस्था के विकास को सामाजिक समावेश और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ एकीकृत करने पर जोर देती है। ये दूसरी चीज हमको पता चल गई। अब हम बात करेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता क्या है भाई। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसकी आवश्यकता की बात कर लें तो भारत की जो तटरेखा है बड़ी लंबी चौड़ी है, आप लोगों को भी पता है, बहुत लंबी चौड़ी इसकी तटरेखा है। ठीक है, 9 राज्य इस पे स्थित हैं। भौगोलिक सीमा में इसके लगभग 1300 द्वीप हैं, 12 प्रमुख और 199 अन्य छोटे मोटे बंदरगाह स्थित हैं। ठीक है भाई, हॉटस्पॉट क्षेत्र भी हैं यहाँ पे। तो एक तो ये हो गया इसकी आवश्यकता क्यों है भारत में। दूसरी बात यह है कि निर्जीव संसाधनों का उपयोग के लिए भी इसकी आवश्यकता है भारत में। तो कैसे है? कच्चे तेल हैं, प्राकृतिक गैस है, जीवित निर्जीव संसाधनों का भंडार है पूरा। हिंद महासागर वाला एरिया जो हमारा, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल खाड़ी, ये सब पूरे लगे पड़े हैं। फिर तटीय समुदायों की आजीविका से भी संबंधित है। ठीक है, तटीय आजीविका की, तटीय समुदायों की आजीविका से संबंधित तो हैं, साथ में राष्ट्रीय जैव विविधता का संरक्षण के मामले में भी ये है। ठीक है, फिर इसके अलावा और क्या है भाई? इसके अलावा जीडीपी के योगदान में वृद्धि होगी भाई, सीधी सी बात है। इनका अगर हम यूज करेंगे तो इतनी लंबी तटरेखा वाला क्षेत्र है हमारा कि उसमें हमको जरूर बेनिफिट होगा ही। ठीक है, जीडीपी हमारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक, दूसरी बात है राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र और संसाधनों की सुरक्षा बनाए रखना, ये भी भारत की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा अब कुछ जो अन्य पहले हैं जो ब्लू इकोनॉमी को
के मतलब इक्विवेलेंट में हैं, उन पर थोड़ी चर्चा अगर करेंगे तो इसमें जैसे सतत विकास के लिए ब्लू इकोनॉमी पर भारत नॉर्वे टास्क फोर्स का गठन हुआ था 2020 में। ठीक है। इसके अलावा सागरमाला परियोजना, हमारे यहाँ सागरमाला परियोजना क्या भाई, सागरमाला परियोजना पे अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो बता रहे हैं कि बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है सागरमाला परियोजना। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्ग है, तटीय नौवहन को विकसित करना है, समुद्री लॉजिस्टिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवहन के लिए। ठीक। इसके अलावा क्या है भाई, फिर रोजगार के अवसर में भी वृद्धि होगी, लॉजिस्टिक की लागत में भी कमी आएगी। ठीक है। फिर समुद्री संसाधनों, आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों तथा तटीय पर्यटन के सतत उपयोग के माध्यम से तटीय समुदायों और लोगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है ये सागरमाला परियोजना। एक और परियोजना है ओ स्मार्ट, जिसका उद्देश्य है सतत विकास के लिए महासागरों और समुद्री संसाधनों का विनियमित उपयोग करना है। फिर एक और है योजना एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन, समुद्री संसाधन का संरक्षण करने के लिए समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार करने से संबंधित है एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन। राष्ट्रीय मत्स्य नीति भी लागू हुई है। राष्ट्रीय मत्स्य नीति की बात करेंगे तो समुद्री और अन्य जलीय संसाधनों से मत्स्य संपदा के सतत उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है। तो ये कुछ पहले रही हैं भारत सरकार के द्वारा जो शुरू की गई हैं। अब इसमें हम अंत में निष्कर्ष भी दे सकते हैं। निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? जो कि हमारे उत्तर का एक सार हो। ठीक है। उसमें हम आप इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपके ब्लू इकोनॉमी से संबंधित जो प्रश्न है। ठीक। अब इससे आप कई सारे प्रश्न बना सकते हैं अपने आप, 2-3 प्रश्न तो अपने आप बना लेंगे। ठीक है। एक अगला प्रश्न क्या है इसमें, अगला प्रश्न की अगर हम चर्चा करते हैं तो अगला प्रश्न है भाई, ई कॉमर्स और इसकी भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ती भूमिका का वर्णन करती हुए भारत सरकार की मसौदा नीति द्वारा किस प्रकार से ई कॉमर्स पारिस्थितिकी को मजबूती मिलेगी, ये हमें बताना है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या है भाई। देखिए ई कॉमर्स का हमको सबसे पहले तो परिचय देना होगा कि ई कॉमर्स आखिर है क्या। ठीक है। तो ई कॉमर्स, इसका परिचय और इसके साथ साथ इसका उद्देश्य भी हमको बताना होगा। तो ई कॉमर्स जो है ना, मार्केट प्लेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन व्यापार करने का एक तरीका होता है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं सेवाओं की खरीद बिक्री की जाती है। आज हम फ्लिपकार्ट, अमेजन, पता नहीं कौन कौन से हैं, है ना, इन सब पे हम खरीदारी करते रहते हैं। ठीक। वर्तमान डिजिटलीकरण के युग में भारत में इस क्षेत्र का तीव्रता से प्रसार हो रहा है। आप देखेंगे गांव-गांव एरिया में भी इनकी पहुंच बढ़ चुकी है। ठीक है। ई कॉमर्स क्षेत्र उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था को बहुत सारे लाभ देते हैं। और लाभ कौन कौन से देंगे भाई? पहली बात तो ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना ई कॉमर्स का, इसके द्वारा घरेलू निर्माताओं, लघु सूक्ष्म उद्योग, स्टार्टअप, विक्रेता और खुदरा विक्रेता आदि इन सबको लाभ मिलता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखना कि इसमें बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है। बिचौलिए की भूमिका नहीं होगी तो जो आप सामान लेंगे, जो आप सेवा लेंगे उनसे, वो आपको कम कीमत पर उपलब्ध हो जाएगी। और भी फ्री होम डिलीवरी है, तो इसका भी आप मज़ा लेंगे कि आप घर बैठे बुक कर दिए, 2-4 दिन में आपके घर आ गया, गाड़ी लेके वो भी आता है। सिर्फ आपको फ़ोन उठाना पड़ता है कि आप कहाँ हैं, आपका अपनी लोकेशन क्या है, आप अपनी लोकेशन बताएंगे, वो आपके घर तक पहुंचा के जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये है, जो लाभ है, लाभ तो है ना कि भाई आपका समय बच रहा है, पैसा बच रहा है। ठीक है। अगला फ़ायदा है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने क्या किया है, ग्राहकों के
कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच को भी सुनिश्चित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट हो चाहे राष्ट्रीय मार्केट हो, कहीं कुछ भी हो, आप आसानी से अपने सामान की खरीद बिक्री कर सकते हैं। ठीक है, ग्राहकों का इससे समय बचेगा ही बचेगा। छोटे मझोले उद्यमियों को प्लेटफॉर्म मिल जाता है ये। ठीक है, कोई अचार बनाता है, कोई आटा बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो सबके लिए तो है ना वो। आप उपभोक्ता बनिए या फिर विक्रेता बनिए। ठीक, इसके जरिए क्या होता है, छोटे मझोले उद्यमियों को आसानी से एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और जहां पर वो क्या करते हैं, वो अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या है, लॉजिस्टिक क्षेत्र का विकास होता है। लॉजिस्टिक क्षेत्र का जो मतलब है ना, लॉजिस्टिक का मतलब है कि कई सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है इसमें। भाई आपने एक सामान बुक कर दिया, बम्बई से आना है उसको, वहाँ पे किसी ने उसको पैक किया है, तो किसी ने उसको लादा है ना, लादा है किसी ने, तो वो कहीं आएगा तो वहाँ उतरेगा भी। मान लीजिए लखनऊ आ गया, उतर गया, वहाँ उतरा, फिर से कोई ना कोई उसको फिर से चढ़ाएगा गाड़ी में। गाड़ी आपके ज़िले में पहुँच जाएगी या आपके एरिया में या ज़िले में भी पहुँच गई, तो ज़िले में पहुँचेगी जहाँ पे उसका स्टोर रूम होगा या जहाँ पे उसका सेंटर होगा, और जहाँ से आपकी आपकी लोकेशन पास में पड़ेगी, वहाँ पर भी वो पहुँचेगा, रोज़गार उसको भी मिला। फिर जो हमारे पास लेकर आएगा उसको भी रोज़गार ही मिलेगा। ठीक है, एक डिलीवरी पर कुछ ना कुछ उसको भी मिलता होगा, नहीं तो फ्री में कोई काम नहीं करता। ठीक, इसमें कई सारे लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। तो कॉमर्स विकास तो है ही है, साथ में ये लॉजिस्टिक क्षेत्र का भी इसमें विकास हो जाता है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें कुछ मुख्य मुद्दे हैं। मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं भाई? देखिए, मुद्दा तो एक चीज़ ये है कि आप अपना सब कुछ उस पर लगा देते हैं। आधार कार्ड लगाएंगे ही, एड्रेस अपना लगाएंगे, मोबाइल नंबर रहेगा, आप ऑनलाइन पेमेंट मारेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि आपने जो सामान बुक किया था वो सामान आपके पास नहीं आके कोई दूसरा सामान आ गया, या आपके पास कोई ख़राब सामान आ गया, तो आपको वापस भी करना है, तो आपके पास दुकान भी नहीं है कि आप जाके वापस कर दीजिए। आप वापस करना है तो आप फिर से वही करिए, रिटर्न मारिए उसको, तो 1 हफ्ते बाद का समय है वो आएगा लेने आपका सामान। तो समस्या, कुछ मुद्दे हैं। मुद्दे कौन कौन से हैं कि हानि पर उत्पादों की बिक्री होती है, जो बिक्री करते हैं, बिक्री करने वाले लोग हैं, इसमें नकारात्मक प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, फिर डाटा के दुरुपयोग का भी भय होता है, और शिकायत के लिए जो सबसे बड़ी बात है, कुछ शिकायत के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म की अनुपस्थिति रहती है। ठीक है, ये कुछ इसमें समस्याएं आती हैं, मुद्दे आ रहे हैं। लेकिन अब इसके समाधान, इन मुद्दों के समाधान के लिए भारत सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है, वो क्या, उसका क्या महत्व है? तो मसौदा का महत्व इसमें है कि धोखाधड़ी हो जाए, या कुछ अनुचित व्यापार पद्धति हो जाए, या कुछ आपके वैध अधिकार या हितों की अनदेखी हो जाए, तो उन सब चीज़ों की रक्षा के लिए मसौदा तैयार किया गया है। साथ में उपभोक्ताओं के शिकायत के लिए एक वैध प्रावधान होगा। वैध प्रावधान कैसा है भाई, कि एक शिकायत अधिकारी का नाम, उनसे संबंधित जो जानकारी होगी वो सब सार्वजनिक की जाएगी कि भैया आपको कोई समस्या तो आप यहाँ पे संपर्क करिए, ये वाला टोल फ्री नंबर है, ये वाला ऐसा नंबर है, ये वाला ऐसा नंबर है, तो दिया रहता है। ग्राहकों की जानकारी के लिए एक चीज़ ये भी अनिवार्य होनी चाहिए, मसौदा में भी है कि अनिवार्य होना चाहिए कि जो फर्म के साथ जो डील है, विक्रेता के साथ जो किया गया समझौता है, उससे संबंधित रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, भुगतान के तरीके, इन सब के शिकायत निवारण तंत्र की पूरी जानकारी प्रदर्शित होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा फिर ई कॉमर्स फर्म जो है वो स्वयं को गलत तरीके से पेश नहीं कर सकता है। और एक चीज़ और याद रखना, ये नकली उत्पादों का पता लग जाए अगर, तो ये भी प्रावधान है कि उसकी जानकारी को सार्वजनिक करना अनिवार्य है। आप उसकी जानकारी को छुपा नहीं सकते। अब ये सारी चीज़ें अगर आप बता देंगे तो नंबर तो हमें नहीं लगता कि कटेगा कहीं।
पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक, क्योंकि पॉइंट्स हैं आपके पास। और पॉइंट्स आप लोग 1 2 3 4 ऐसे करके ना लिखें, उसमें स्टार या बुलेट कुछ भी बना दीजिए ऐसे, लेकिन आप वो 1 2 3 4 संख्या मत करिए, ठीक है। फिर अब इसका एक निष्कर्ष भी होना चाहिए। निष्कर्ष कैसा है कि भैया इस प्रकार से मतलब ये कहा जा सकता है, या हम कह सकते हैं, या उपरोक्त तथ्य अनुसार ये बताया जा सकता है या माना जा सकता है कि मसौदा नीति ई कॉमर्स के विकास के साथ साथ विनियमन को भी बढ़ावा देती है, साथ ही उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित भी करती है, जो कि अर्थव्यवस्था और घरेलू उपभोक्ता के विकास के मार्ग में अभूतपूर्व कदम साबित हो सकता है, ठीक है। ये कुछ निष्कर्ष हो जाएगा आपका। निष्कर्ष थोड़ा सा संतुलित रूप में आपके उत्तर का निचोड़ होगा, तो आपका थोड़ा सा लेवल और अच्छा हो जाएगा, आपका उत्तर और बढ़िया लगेगा, पढ़ने में और मज़ा आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि शब्दों के सामंजस्य की ज़रूरत होती है। जहाँ पे का लगाना वहाँ की लगा दो, जहाँ की लगानी वहाँ का लगाओ, के साथ के की जगह का लगा दो, के और का की जगह की लगा दो, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है। तो ये हैं आपके जो प्रश्न रहे हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अभी 2 प्रश्न और करेंगे हम, ठीक है। अगला प्रश्न जो है कि बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप है। तो अभिशाप कैसा है, इस तथ्य को हमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करना है भाई, ठीक है। तो इस प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं इसमें। तो अगले प्रश्न पर हम देखेंगे, तो इसमें प्रश्न आपको पता है कि बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप हैं, इस तथ्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में हमको स्पष्ट करना है। तो कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहले तो हमको बताना होगा कि भारत की प्रकृति कैसी है, उसका आकार क्या है, उस आकार का प्रभाव क्या हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत विशाल आकार है, ठीक है। इसमें इसके समाज में भिन्नता है, सार्वभौमिक व समताधिकार है, विलक्षण राजनीतिक प्रक्रिया है, और भी कई सारे कारण हैं जो राजनीतिक दलों के उदय में महती भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, कई सारी जातियां हैं, कई सारी बोली बोलने वाले भाषा वाले लोग हैं, कई क्षेत्रीय विभिन्नता भी है यहाँ पे भाई, ठीक है। वास्तव में देखा जाए विश्व में सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल भारत में ही है। इसमें वामपंथी दल है, कोई केंद्रीय दल है, कोई दक्षिणपंथी दल है, इन सब के बारे में भी हमको बताना पड़ेगा, ठीक है, दलों के गठन के आधार के रूप में, ठीक है। तो वामपंथी, केंद्रीय दल, दक्षिणपंथी, सांप्रदायिक दल, गैर सांप्रदायिक दल, ये सब हैं। इस सब में क्या है कि संसद हो या फिर विधानसभा हो या फिर सरकार हो, त्रिशंकु संसद बन जाती है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी त्रिशंकु विधानसभा भी हो जाती है, कभी कभी साझा सरकार का भी गठन होता है। अब त्रिशंकु जो बात कर रहे हैं, ये त्रिशंकु एक बहुत बड़ा शब्द है तो 3 ही अक्षर में, लेकिन बहुत बड़ा शब्द है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा लंबा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ओके। अब हम चलेंगे तो दलों के गठन का जो आधार है भारत में वो कैसा है। भारत में देखिए अधिसंख्यक दलों का गठन जो हुआ है ना, वो धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, नस्ल के आधार पर हुआ है। अगर देखा जाए जैसे शिवसेना है, मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है, अकाली दल है, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस है, बहुजन समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, गोरखा लीग, ये सारी पार्टियां क्या हैं, इन्हीं सब पे आधारित हैं, धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति या नस्ल के आधार पर गठित हैं। ये सभी दल सांप्रदायिक और क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं और इस कारण से सार्वजनिक हितों की अनदेखी भी करते रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे राजनीतिक बाध्यता भी होती है। कैसी बाध्यता भाई, देखिए यहाँ पे बहुत अधिक राजनीतिक दल हैं, और ये बहुत अधिक राजनीतिक जो दल है ना, ये गठबंधन सरकार की संरचना को प्रेरित करते हैं। संसदीय लोकतंत्र में गठबंधन गठबंधन जो है ना, आमतौर पर राजनीतिक बाध्यता का ही नतीजा होता है। मतलब कि ये नस्ली, सांप्रदायिक होते हैं, धार्मिक, आर्थिक होते हैं, सामाजिक या राजनीतिक टकरावों के परिणाम हो सकते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल
जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? क्षेत्रीय राजनीतिक दल और गठबंधन की राजनीति ने राजनीति के अपराधीकरण को भी तेज किया है। पार्टियों की संख्या बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं। पहला तो अभी ये क्षेत्रवाद, और दूसरा है क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत, और दूसरा है सैद्धांतिक असहमति के बजाय राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लगातार बढ़ते प्रयास। ये दो प्रमुख कारण हैं जो हमारे यहाँ पार्टियों की संख्या ज़्यादा हो रही है। अब बात तो भाई मेन बात तो हमको बिहार के उसमें करना है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में करना है। तो बिहार में राजनीतिक दलों की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है? तो बिहार को राजनीतिक रूप से एक बात मान के चलना कि भाई काफ़ी जागरूक माना जाता है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि यह राजनीतिक रूप से सबसे अस्थिर राज्यों में से भी एक रहा है। भाजपा है, कांग्रेस है, इन सबको छोड़ दिया जाए, फिर भी बिहार में सक्रिय सभी राजनीतिक दलों का अस्तित्व जो है वो क्षेत्रीय स्तर पर है। 1980 की ही बात ले लें तो 1980 में क्या हुआ कि भाई जनता पार्टी रही, जनता पार्टी, वो जब बिहार में टूटी तो उससे कई सारे ग्रुप निकले हैं, जिसमें जो दो प्रमुख ग्रुप रहे हैं उसमें एक राष्ट्रीय जनता दल रहा है और एक जनता दल यूनाइटेड रहा है। ये दोनों पार्टियां जाति आधारित वोट बैंक और एक दूसरे के धुर विरोधी के रूप में जानी जाती रही हैं। ठीक है, बहुत सारे चुनाव हुए हैं तो वहाँ पे महागठबंधन भी होता है, गठबंधन होता है, महागठबंधन, पता नहीं क्या क्या, ये सब होता ही रहता है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर बात करें कि यहाँ पे जो राजनीतिक गठबंधन तो है ही है, साथ में यहाँ पे ध्रुवीकरण की भी राजनीति होती है। ध्रुवीकरण मतलब क्या भाई? अरे भैया हाशियाकरण कहीं कहीं बोल देते हैं। हाशियाकरण में क्या होता है? किसी को दरकिनार किया जाता है, किसी विशेष वर्ग को, और ध्रुवीकरण है तो किसी विशेष वर्ग को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, बहु राजनीतिक दलों ने बिहार में ध्रुवीकरण की राजनीति को प्रेरित किया है। परिणाम ये हुआ कि 1952 तक देश का सबसे अच्छा, सबसे स्वच्छ शासित राज्य रहा है बिहार। जिस बिहार ने आज़ादी के बाद का देश का अकेला जन आंदोलन खड़ा किया, वही बिहार इस समय गरीबी, कुपोषण से लेकर राजनीति के अपराधीकरण के लिए भी सबसे अधिक बदनाम है। अंत में आप निष्कर्ष भी अपना दे सकते हैं कि कई सारे यहाँ पे हम इसके परिणाम देख सकते हैं, जो कि परिणाम हमें नकारात्मक रूप से ही मिलते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सब बातों पे आप बातों को बताते हुए अपने यह उत्तर को एक संक्षेप में करते हुए आप अपना निष्कर्ष दे सकते हैं 25 से 30 शब्दों में ही। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं इसी बात के लिए। इसी बात जो अगला प्रश्न है, हिंदुत्व अवधारणा का परीक्षण कीजिए, क्या यह धर्मनिरपेक्ष का विरोधी है? धर्मनिरपेक्षता का विरोधी है, धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी, सॉरी, प्रश्न में धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्मनिरपेक्षवाद है। तो है क्या ये? फिलहाल इसका जो लिखने का शुरुआत होगा वो कैसा होगा? पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि भाई प्रश्न जो पूछा जाए उसका उत्तर देना है, फालतू चीज़ें बताने से कोई फ़ायदा नहीं। आप कुछ भी करते रहिए, आप जब तक पॉइंट पर नहीं आएंगे तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम हिंदू धर्म का परिचय देंगे। कैसा परिचय है कि एक प्राचीन धर्म है और इसमें सभी धर्मों की अपेक्षा इसमें सबसे प्राचीन माना जाता है इसे, और इसका दृष्टिकोण जो है ना उदार और व्यापक है। हिंदुत्व की नहीं, हिंदू धर्म की बात करेंगे पहले, क्योंकि उसी से हिंदुत्व निकला हुआ है। हिंदू धर्म काफ़ी पुराना है, लेकिन उसका हिंदू नामकरण नया है। लोगों का कुछ लोग हैं जिनका कहना ये है कि पारसियों ने सिंधु शब्द का उच्चारण हिंदू के रूप में किया था। इसी के फलस्वरूप क्या होता है, सिंधु शब्द से हिंदू शब्द का विकास हुआ और हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा गया है। सनातन का मतलब क्या होता है? सदाभाव, नित्य, अर्थात जो सदा बना रहे वही है सनातन। कहा गया है कि जिस धर्म को दूसरे धर्मों के साथ कोई विरोध ही ना हो वही है सनातन धर्म। जो समस्त मानवता के अभ्युदय और कल्याण में समान रूप से सहायक हो वही है सनातन धर्म। हिंदू धर्म में आप लोगों को पता है बहुत सारे संप्रदाय हैं। ठीक है,
तो इसमें विभिन्न संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहते हैं। लेकिन हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व भैया एक राजनीतिक विचारधारा है, ये भी याद रखना। इसका प्रतिपादन 1924 में हुआ था, वीडी सावरकर के द्वारा। उनकी एक किताब है हिंदुत्व में की गई थी। सावरकर जो हैं, सावरकर भाई देखिए, सावरकर वीडी सावरकर जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, ये इटली के उदार राष्ट्रवादी चिंतक रहे हैं। मैजनी उनसे बहुत प्रभावित थे, उनके विचारों से प्रभावित होकर ही वीडी सावरकर ने हिंदुत्व को राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की। सावरकर ने क्या किया? हिंदुत्व की परिभाषा भी दी है, ठीक है। तो हिंदुत्व की परिभाषा जो इन्होंने दी वो क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। इनके अनुसार हिंदू वह है जो सिंधु नदी से समुद्र तक के भारतवर्ष को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि माने। इसी विचारधारा को ही हिंदुत्व नाम दिया गया। जाहिर है हिंदुत्व को हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं हुई, लेकिन हिंदू धर्म और हिंदुत्व में शाब्दिक समानता के चलते पर्यायवाची होने का बोध होता है। लेकिन इस भ्रम के चलते एक बात ये भी ध्यान रखना है कि कई बार ये सांप्रदायिकता के खतरे भी उत्पन्न कर देता है, ठीक है। हिंदुत्व जो है हिंदू धर्म के अनुयायियों को एक अकेले राष्ट्र के रूप में देखने की अवधारणा है। हिंदुत्ववादियों के अनुसार हिंदुत्व कोई उपासना या पद्धति नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। तो ये कोई उपासना की पद्धति नहीं है भैया, ये सिर्फ और सिर्फ एक जीवन शैली है। अब हम बात करेंगे जो इस प्रश्न का मुख्य बिंदु है कि धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी है या नहीं, ये आपको बताना है। अगर है तो कैसे है, ठीक है। अब हम पहले तो हिंदुत्व आंदोलन की बात करेंगे कि उसके विचार कैसे हैं। तो हिंदुत्व के विचार कैसे हैं भाई? इसमें सामूहिकता का विचार पहली बात हिंदुत्व में। हिंदू शब्द के साथ जितनी भी भावनाएं, पद्धतियां, ऐतिहासिक तथ्य, सामाजिक आचार विचार और वैज्ञानिक आध्यात्मिक अन्वेषण ये सब जुड़े हुए हैं ना, वो सभी हिंदुत्व में समाहित हैं। हिंदुत्व शब्द केवल हिंदू जाति के कोरे धार्मिक आध्यात्मिक इतिहास को ही अभिव्यक्त नहीं करता है, ध्यान रखना, बल्कि हिंदू जाति के लोग विभिन्न मतांतरों का अनुसरण करते हैं और इन मतांतरों और पंथों को सामूहिक रूप से हिंदू मत या फिर हिंदूवाद नाम दिया जा सकता है। आज भ्रांतिवश हिंदुत्व का और हिंदूवाद को एक दूसरे के पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और है कि जो चेष्टा है हमारी ना, ये हिंदुत्व शब्द का बहुत ही संकीर्ण प्रयोग है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इसका विचार कैसा है? दूसरा विचार है कि धर्म या उपासना का विरोधी नहीं है, ठीक है। मतलब हिंदुत्ववादियों के अनुसार है कि हिंदुत्व किसी भी धर्म या उपासना पद्धति के विरुद्ध काम नहीं करता है। तीसरी चीज है कि भाई ये भारत में सुदृढ़ राष्ट्रवाद नवजागरण लाना चाहते हैं, उसके लिए हिंदू संस्कृति को वापस लाना जरूरी। हिंदू संस्कृति क्या है? हिंदू संस्कृति भैया एक ऐसी है कि जैसे गंगा जमुनी तहजीब है ना। सबसे बड़ा है घर आए का स्वागत होना चाहिए, घर आए का सत्कार होना चाहिए, ठीक है। भूखे के भोजन, प्यासे को पानी। तो ये वाली संस्कृति जो है उसी को वापस लाना चाहते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ है, अगर समृद्ध हिंदू संस्कृति का संरक्षण नहीं होगा तो थोड़ा सा डर भी है भाई कि अगर इसका संरक्षण ना किया जाए तो ये धरोहरें सब समाप्त भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये उपभोक्तावादियों का दौर है। और उपभोक्तावादी कैसा दौर है? ये पश्चिमी संस्कृति का दौर है, सबसे बड़ी बात है। और उनसे हमें हिंदू संस्कृति को बचाने की ज़रूरत है। ऐसे भी विचार हैं इनके। हिंदुत्व जो है ना, ये गाय के संरक्षण पर जोर देता है। कई बार ऐसा भी होता है हिंदुत्व अपने धार्मिक स्थलों की महत्ता का समर्थक होता है। वो कहते हैं हिंदुत्व में कि जैसे काबा शरीफ मुसलमानों के लिए है, रोम और यरूशलेम के चर्च जो है ईसाइयों के लिए हैं, वैसे ही अयोध्या में जैसे राम मंदिर हिंदुओं के लिए वैसा ही महत्व रखता है। हिंदू धर्म देखिए ढेर सारे संप्रदाय हमने पहले ही बता रखे हैं, पंथ भी हैं, लेकिन हिंदुत्व में एक पंथ, एक पहचान, एक विधान आवश्यक है।
सावरकर ने भी इस पर कुछ कहा है। तो उन्होंने कहा कि कहीं हिंदुत्व को हिंदूवाद या हिंदू धर्म ना मान लिया जाए, इसलिए वह कहते क्या हैं, वो कहते हैं भाई कि हिंदूवाद एक वाद के स्थान पर एक धर्म शास्त्र हो सकता है, जबकि हिंदुत्व एक शब्द नहीं है, अपने में एक संपूर्ण इतिहास है। वह हिंदू जाति और हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। कौन? विनायक दामोदर सावरकर। ये कहते भी हैं कि सभी हिंदू भारत के केवल नागरिक इसलिए नहीं है क्योंकि वो मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, बल्कि उन सब का रक्त भी एक है। वे केवल एक राष्ट्र नहीं, एक जाति भी है। आगे कहते हैं कि हम लोगों की एक महान सभ्यता है और हिंदू संस्कृति है, इसलिए राष्ट्रवादी होने के लिए केवल मातृभूमि मानना और एक रक्त संबंध होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर नागरिक को महान हिंदू सभ्यता और संस्कृति को भी मानना होगा। ये सावरकर के विचार हैं। अब हम प्रश्न के बिंदु पे चलें कि धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी कैसे हो सकता है। तो धर्मनिरपेक्षवाद के विरोधी के रूप में हम जो पॉइंट बनाएंगे वो हिंदुत्व और हिंदुत्व बनाम धर्मनिरपेक्षवाद। इसमें पहला पॉइंट होगा सर्वधर्म समभाव बनाम कट्टरता। अब ये क्या भाई? और देखिए भारतीय संदर्भ में जो धर्मनिरपेक्षता है ना, धर्मनिरपेक्षतावाद, इसका मतलब ये है कि सभी राज्य सभी धर्मों की उन्नति का एक साधन है, लेकिन एक चीज़ और है कि एक शर्त ये भी है कि राज्य किसी धर्म विशेष के साथ पक्षपात नहीं करेगा, बल्कि समान रूप से सभी धर्मों के उत्थान का कार्य करेगा। मतलब भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद जो है ना, वो सर्वधर्म समभाव के रूप में है। लेकिन वहीं पर हिंदुत्व क्या है भाई? हिंदुत्व की जो अवधारणा है वो वर्ग विशेष पर ही आधारित है, इसके कारण उसमें सर्वधर्म समभाव की भावना नहीं है। साथ ही एक चीज़ और है, हिंदुत्व जो है ना वो कट्टरता, वैमनस्यता आदि पर आधारित है। इस रूप में हिंदुत्व धर्मनिरपेक्षवाद के विरुद्ध है। दूसरी बात है फांसीवादी विचार बनाम लोकतांत्रिक विचार। ठीक है, जो हिंदुत्व एक फांसीवादी विचारधारा है, इसमें नस्लीय हिंसा कट्टरता की भावना निहित होती है, जबकि धर्मनिरपेक्षवाद क्या है? ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, इसमें मानव मात्र के कल्याण की भावना अंतर्निहित होती है। स्पष्ट है कि हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा जो भारत के आधुनिक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के विरुद्ध है, और आधुनिक भारत धर्मनिरपेक्ष भारत ही हो सकता है, और इस पर विवाद वही लोग कर सकते हैं जो भारत को लोकतांत्रिक देश के तौर पर विकसित नहीं होना देना चाहते। ठीक, इसके अलावा जो और है तो उसमें एक है सबकी उन्नति बनाम वर्ग विशेष की उन्नति। वो कैसी भाई? तो धर्मनिरपेक्षतावाद में क्या है कि सबकी उन्नति की बात होती है, सब भैया खुश रहें, मस्त रहें, बढ़ते रहें, फलते रहें, फूलते रहें, सब कुछ रहे। लेकिन हिंदुत्व में वर्ग विशेष की उन्नति की बात की जाती है। हिंदुत्व हमेशा किसी न किसी धर्म विशेष के विरुद्ध अपनी राजनीति करता ही है। ठीक है, फिर धर्म बनाम धर्मनिरपेक्ष भी है। ये क्या भाई? धर्म और धर्मनिरपेक्ष की जो अवधारणा और भूमिका ना वो अलग है, और याद रखना ये दोनों एक दूसरे में मिश्रित नहीं होने चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सिर्फ और सिर्फ धर्म का राज्य से पूर्ण अलगाव। नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों के लिए धर्मनिरपेक्ष राजनीति को धर्म पर निर्भर नहीं होना पड़ता। धर्मनिरपेक्ष राज्य अतीत के सभी शुभ सकारात्मक मूल्यों को समेटे रहता है, और वह जनता की भौतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक और जरूरतों को पूरा करता है। जनता की प्रगति और विकास के लिए यह जरूरी है कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों की दृढ़ता से रक्षा भी की जाए। जहाँ तक धर्म की बात हो, वो लोगों का व्यक्तिगत मामला है। धर्म अपना व्यक्तिगत मामला होता भाई, उसमें राज्य द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप करना क्या होगा कि वो किसी दूसरे धर्म के प्रति अलगाव की भावना आएगी। ठीक है, तो लोगों को क्या चाहिए? लोगों को अपने विश्वास के हिसाब से धार्मिक व्यवहार करने की पूरी छूट होनी चाहिए। एक है हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व विचार। अब इसमें क्या भाई? इस वाले पॉइंट में हम जो देंगे उसमें पंथ संप्रदाय को दूसरे पंथ संप्रदाय पर अपना विश्वास जबरन नहीं थोपना चाहिए। याद रखिए, हिंदू धर्म में भी इस धर्म के इस तरह के मूल्यों की चर्चा है जो कि हिंदुत्व की राजनीति में कतई नहीं है।
दरअसल हिंदू धर्म की बुनियादी कमजोरी ये रही है कि वो सामाजिक संबंधों का वर्णों और जातियों के रूप में निर्धारण करता है। हिंदू धर्म इन्हीं अंतर्निहित कमजोरियों की वजह से ढेर सारा विभाजन हुआ और उसके सुधार के लिए सामाजिक आंदोलन भी शुरू हुए। कुल मिलाकर देखा जाए फांसीवाद विरोधी संघर्ष के इस दौर में हिंदू धर्म और हिंदुत्व के फांसीवादी आतंकी राजनीति के बीच फर्क को चिन्हित करना बेहद जरूरी है। समाज के सभी तबकों, समुदायों, वर्गों, आंदोलनों, व्यक्तियों को लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर एकताबद्ध करना और फांसीवादी राजनीति को शिकस्त देना ऐतिहासिक जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो गया। अब इसमें आप अपना निष्कर्ष भी दे सकते हैं। निष्कर्ष बार बार बताते हैं भाई, थोड़ा सा संतुलित रूप होना चाहिए उसका। ठीक है, तो संतुलित रूप में आप अपना निष्कर्ष दीजिए और इसी के साथ फिर आप अपना उत्तर भी समाप्त करिए। डेली कम से कम 5 प्रश्न, कम से कम क्या 5 प्रश्न तो डेली प्रैक्टिस हो ही रही है। अगर आप लोग नहीं लिख रहे हैं, मेंस का एग्ज़ाम आप लोगों के सर पे है। ठीक है, और तांडव करेगा। एग्ज़ाम जब है, एग्ज़ाम तो उसी समय होगा, तैयारी आपकी हो या ना हो। ठीक है, बोलते रहने से कुछ नहीं होने वाला है, करना पड़ेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप करिए, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। समय एग्ज़ाम का अपना है, वो अपने समय पर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी तैयारी नहीं है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, कुछ नहीं ऐसा होगा। तो तैयारी करिए, लिखिए, पढ़िए भाई, लिखते रहिए। कम से कम डेली 5 आंसर डेली लिखने होंगे आपको, तभी आप 2 महीने में मेंस के लिए तैयार हो सकते हैं। अदरवाइज आप फिर देखते रहिए, इंतज़ार करिए कि क्या होगा। अगर पंचवर्षीय योजना लेकर आए हैं तब तो कोई बात नहीं, 5 साल का टाइम है ही है आपके पास। ठीक है, तो इसी के साथ क्या करेंगे भाई, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। लिखते रहिए और भेजते रहिए भाई। अभी थोड़ी सी समस्या हो रही होगी आप लोगों को। ठीक है, बिहार के कुछ ज़िलों में जैसे कि 19 तारीख तक नेट बंद कर दिया गया है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, तो 19 तारीख के बाद माहौल ठीक हो जाएगा। फिर आप लोग अपना आंसर लिखिए और भेजिए बराबर से, बाकी जैसा होगा फिर देखा जाएगा। ठीक है, हम उत्तर का मूल्यांकन करेंगे। और एक चीज़ और बता देते हैं, नोटिफिकेशन आ जा गया है BPSC 67 के लिए, और वो अगस्त तक उम्मीद है हो जाएगा। हम पहले भी बता दिए थे 10 या 11 जून को ही कि एग्ज़ाम जो है आपका जुलाई लास्ट या अगस्त तक हो जाएगा हर हालत में। तो ठीक है, आज की वीडियो हम ये समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।